Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Friends, in this video हम डिस्कस करेंगे हैच एंड स्लैग पाथवे के बारे में। क्या है ये हैच एंड स्लैग पाथवे? एक्चुअली में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको जिसको हम कहते हैं C4 पाथवे। C4 पाथवे, ठीक। क्यों अकर करती है ये C4 पाथवे? जब हमने ये देखा कि कुछ एंजियोस्पर्म में हमारे कुछ नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द एंजियोस्पर्म में जब हमारा C3 पाथवे रन करता है, तो क्या जरूरत है C4 पाथवे की? क्योंकि C4 पाथवे को हम डिटेल में देखेंगे तो वहां हम जानेंगे कि C3 पाथवे तो वहां भी रन कर रही है। तो क्यों एक स्पेशल तरीके की पाथवे रन हो रही है जिसकी वजह से हम इसको C4 पाथवे कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हमने क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये दो साइंटिस्ट थे, हैच एंड स्लैग, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एंड दे वर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइट। C4 क्यों कहा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? इट इज 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज OAA। दूसरी बात कि इसकी एक स्पेशल ये पिक्यूलियर कैरेक्टर्स क्या होता है कि ये आपके एक्सट्रीम हाई कंडीशंस, हाई टेम्परेचर कंडीशंस में इट कैन विदस्टैंड वेल, कंडीशन में सरवाइव करता है, ठीक है। जबकि उस कंडीशन में अगर हमारे C3 प्लांट्स होंगे तो वो क्या करेंगे? डाई कर जाएंगे हमारे, या समहाउ C3 कंडीशन में हम कह सकते हैं कुछ अलग तरीके की और प्रोसेस होने लगती है, जिसकी वजह से उनका जो बायोमास प्रोडक्शन होता है, वो बायोमास प्रोडक्शन इन केस ऑफ C3 प्लांट्स घट जाता है, जबकि C4 प्लांट्स बायोमास प्रोडक्शन हमारा बहुत हाई रहता है एज कंपेयर टू। ये C4 प्लांट जो होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा 3% ऑफ द टोटल एंजियोस्पर्म्स होते हैं। टोटल एंजियोस्पर्म्स ये कुछ अलग है, जो मैंने अलग से इंट्रोड्यूस किया है। जबकि C3 प्लांट्स में, और सॉरी C4 प्लांट्स का हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड द बायोमास प्रोडक्शन 22 to 23% होता है ऑफ टोटल बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा होता क्यों है? क्या रीजन है? देखिए, इसमें कुछ एक अलग चीज क्या है जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज लीफ की एनाटॉमी। नॉर्मली हमने क्या देखा है कि लीफ के, मान लीजिए ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस पे ये मान लीजिए एक आध दो स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं और कुछ हायर नंबर ऑफ स्टोमेटा हमारे लोअर सरफेस पे होते हैं। तो ये स्टोमेटा हमारा क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज कराता है, गैसेस एक्सचेंज, जिसमें क्या होता है कि CO2 अंदर जाती है एंड ऑक्सीजन एट द सेम टाइम ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि सी ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा वाटर लॉस भी होता है, लेकिन मेसोफिल सेल्स देखिए यहीं पे मौजूद होती है। इसके मौजूद होने की वजह से हमारा जो वाटर है, वाटर कंटेंट बहुत तेजी से लॉस हो जाता है, और दे कैन नॉट विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस। ये किसके बारे में बात हो रही है? C3 प्लांट्स के बारे में, ठीक। अब क्या है? C4 प्लांट्स के अंदर मैंने बोला है कि एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है जिसको लीफ एनाटॉमी हम बोलते हैं। इसका नाम होता है क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? रिथ मीन्स गार्लैंड, गार्लैंड, ठीक है, माला के तरीके से। क्या है ये क्रेन्स एनाटॉमी? देखिए, ये हमारा क्या है? दिस इज मेज, मेज, देखिए। और ये इनके एग्जाम्पल भी है हमारा सरगम और मेज, जैसा कि NCERT में दिया हुआ है। अब ये मेज का डिस्कशन है, क्या चीज है इसमें? देखिए, आप देख रहे हैं कि ये हमारा वेस्कुलर बंडल होता है, दिस वन इज वेस्कुलर बंडल, राइट। ये, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। दिस वन इज वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं? एक अलग तरीके का
सेल का पूरा अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक, ये देखिए पिंक पर्पल कलर में ये अरेंजमेंट है। इसके चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं कि ये है आपका मेसोफिल सेल्स। तो ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे मेसोफिल्स मौजूद हैं और पर्पल कलर में एक अलग तरीके का सेल अरेंजमेंट है, उसके अंदर हमारा बंडल शीथ दिख रहा है। यहाँ आपका ये क्या है, स्टोमेटा है। लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोमेटा देखिए क्या है, जब ये स्टोमेटा दिन में ओपन होंगे तो यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि वाटर लॉस भी थोड़ा बहुत होगा। ठीक, और उसके साथ साथ क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो पहले ये क्या होगा कि मेसोफिल सेल में एंट्री मारेगी। उसके बाद मेसोफिल सेल के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा बंडल शीथ सेल में। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा कराया जाता है? दैट इज वाई, बिकॉज टू मेंटेन मेंटेन high concentration of CO2 around रुबिस्को। रुबिस्को जो हमारा बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एबंडेंट एंजाइम है, उस रुबिस्को के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतना हाई कर दें कि वो ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी ही ना कर पाए। ये ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी क्या है? रुबिस्को एंजाइम के पास एक्चुअली में दो तरीके का डुअल फंक्शनल की एबिलिटी होती है। देखिए सी और ओ लास्ट में लिखा हुआ है। तो सी का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन करना, एंड ओ का मतलब होता है ऑक्सीजनेशन करना। तो ये डिपेंड करता है कि रुबिस्को के चारों तरफ कंसंट्रेशन किसकी हाई है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो ऑक्सीजनेशन करना शुरू कर देगा, जो कि एक अपने आप में बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसको हम C2 पाथवे भी कहते हैं और फोटो रेस्पिरेशन इसका नाम है। ठीक है, लेकिन सी की एबंडेंसी जब होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये कार्बोक्सिलेशन को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ हमारा C4 प्लांट्स के अंदर एक्चुअली में यही पर्पज है कि इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इतना हाई कर दें कि वो ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी को कर ही नहीं पाए, और जिसकी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है और जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो हमारा हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो। ठीक, तो ये रीजन था कि क्यों रुबिस्को के चारों तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हाई कर देते हैं। और इसके पीछे वन मोर लॉजिक इज देयर, दैट C3 प्लांट्स में जब स्टोमेटा दिन में ओपन होता है तो मैंने बताया कि हाई स्कॉचिंग कंडीशन में उनका जो वाटर लॉस है वो तेजी से होता है। तो यहाँ हम एक चीज और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन केस ऑफ C3 प्लांट्स वाटर लॉस इज 800 और मोर मॉलिक्यूल, जबकि इन केस ऑफ C4 प्लांट्स पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इट इज अराउंड 200 to 300 मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की लॉस में कितना जबरदस्त डिफरेंस आ रहा है इन केस ऑफ C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि C4 प्लांट्स की हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी वो हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन था C3 प्लांट्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इन पे जो C4 साइकिल रन होती है उसके क्या फायदे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में C4 प्लांट्स की C4 पाथवे को जो हेचेंस क्लैर्क ने दिया था, और इसको इन्होंने स्टडी कैसे किया था। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का सोर्स लिया था वो 14 आइसोटोप, 14 कार्बन यानी कार्बन 14 का आइसोटोप यूज किया था। और जब ये वाली कार्बन इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो इनको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो OAA मिला था, इसमें इन्हें यही कार्बन दिखी जो इन्होंने एज अ रेडियो आइसोटोप यूज किया था। तो इससे क्लियर हो गया कि जो पहला प्रोडक्ट है वो हमारा ऑक्सैलो एस्टिक एसिड है, दैट इज एक्चुअली 4 कार्बन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी पाथवे को इन डिटेल में। सो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पूरा क्या है, इस पूरी की पूरी पाथवे में हमको क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी लाइन के फेज में बता रही हूँ कि यहाँ हमारा एक घर है। ठीक है, इस एक घर में एक गेस्ट की एंट्री होगी जिसका नाम है CO2।
जो एटमॉस्फेयर से आ रही है। इस CO2 का पर्पस क्या है? ये CO2 अंदर ले जाके इसको इस घर के दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जहाँ की जिसको हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ किचन कंपोनेंट, वहां इस CO2 को पहुंचाना है, लेकिन ये अपने आप नहीं जा सकती। और इस CO2 का पर्पस क्या है? इसको CO2 को ये लेके अंदर ही इस बंडल शीट सेल में रुबिस्को मौजूद होगा, वो इससे स्टार्च बना देगा। यानी CO2 का पर्पस क्या है? स्टार्च के रूप में फॉर्म होना। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले जब CO2 यानी कि, और दूसरी बात हमने बताया था C4 प्लांट्स में स्टोमेटा के करीब कौन होता है? मेसोफिल सेल। अपर पोर्शन की ओर मेसोफिल सेल्स होता है, लोअर पोर्शन की ओर बंडल शीट, इसके ठीक नीचे हमारा वेस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट आप समझ रहे होंगे। ये लिखे मेसोफिल सेल, बंडल शीट सेल। इसको हम MS भी याद कर सकते हैं, मेसोफिल सेल, MC, और इसको हम BSC याद कर सकते हैं, बंडल शीट सेल। अभी क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एंट्री कर रही है तो इसकी मुलाकात यहाँ पे सबसे पहले किससे होगी? वाटर से होगी, जो कि बाइकार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट कर देगा इसको, और प्रोटॉन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चला जाएगा। उसके बाद जब ये कन्वर्जन ऑफ CO2 इसमें हो गया, अब इनको रिसीव कौन करेगा? इनको रिसीव करेंगे घर के पहले पार्ट में मौजूद हमारे 3 कार्बन कंपोनेंट, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की कंडीशन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर पहुंचाने के लिए इनका लुक चेंज करेंगे, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज लाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? PEP केज, यानी जो कि एक बहुत ही एबंडेंट एंजाइम है मेसोफिल सेल में पाया जाने वाला इन केस ऑफ C4 प्लांट्स, इसकी मदद से ये ऑक्जेलो ये PP जो होगा वो कन्वर्ट कर देगा OAA में। PP हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, OA हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम PP केज या फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। हमको ये बात भी यहाँ समझनी होगी कि इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 बार होता है, जबकि C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 1 बार होता है। ठीक है, अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है कि इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को जाना है बंडल शीट सेल में, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जा सकता, क्योंकि इनके बंडल शीट और मेसोफिल सेल्स के बीच में ये जो इंटरकनेक्शंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। ये प्लाज्मोडेस्मेटा आपका सिलेक्टिव होता है और हर एक कंपोनेंट को अलाउ नहीं करता है। इट कैन ओनली अलाउ द मैलेट और एस्पार्टेट टू पास थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्मेटा। तो सबसे पहले ऑक्जेलो एस्टेट को मैलेट में कन्वर्ट करना होगा या एस्पार्टेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें आपका NADPH का क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। और ये देखिए, ये पूरी मेसोफिल सेल है, तो इसमें यहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन भी चल रही है, साथ में लाइट रिएक्शन भी चल रही है। ठीक है, तो जो ATP NADPH हुआ है उसका यूटिलाइज भी होगा, तो ये वही NADPH है, यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है। अब क्या होगा? मैलेट आराम से जा सकता है, तो अब मैलेट एंट्री मार लेगा अंदर। जब ये एंट्री मार लेगा तो यहाँ पे अब इस मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन कराया जाएगा। तो मैलेट में से कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, जो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो यहाँ पे निकल जाएगी, यानी ये ऊपर जो फिक्स की गई थी ये यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगी। हमारा पर्पस ही यही था, इसको केल्विन साइकिल में एंटर कराना या रुबिस्को को देना, ताकि रुबिस्को इसको केल्विन साइकिल में एंटर करा के हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा। अब ये एंट्री कर गया, उसके बाद मैलेट जो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो ये 3 कार्बन कंपोनेंट में फिर से कन्वर्ट हो गया, तो ये 3 कार्बन कंपोनेंट हमारा क्या बन गया? पायरुवेट बन गया। पायरुवेट का नाम आई होप आपने कहीं और सुना होगा, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, पायरुविक एसिड। तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ अगेन आपका जो NADPH जो था, ये जिसका हमारे यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हुआ था, वो अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन को रिसीव कर लेगा और ये बैलेंस कर देगा। जो यहाँ आपका NADPH यूज हुआ था वो यहाँ आपका रिकवर हो गया। ठीक है, तो नो लॉस नो गेन, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और है जो मैं भी लेटर में बताऊंगी, तब तक वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब क्या है? पायरुवेट भी आपका आराम से प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू वापस मेसोफिल सेल में एंट्री मारेगा। ये घुस गया
इसमें क्यों? क्योंकि इसको अभी दोबारा साइकिल को रन कराना है, तो इट हैज टू रीजनरेट द पीपी। देखिए क्या है, जब पायरुवेट डायरेक्टली आपका कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रिसीव करेगा, तो इसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके ठीक पहले के प्रोडक्ट में जो ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहां हमने क्या देखा था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बन रहा था, तो 2 एटीपी हमारी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, बन रही थी। अब यहाँ हमको पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाना है, यानी कि हमको फॉस्फेट ऐड करना है। फॉस्फेट ऐड करेंगे तो दिस इज अ एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव एनर्जी प्रोसेस है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो यहाँ पे हम एटीपी को यूज करेंगे। यही एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है इसका, कि अभी जब हम एटीपी का प्रोडक्शन बताएंगे तो बताएंगे आपको एटीपी यहाँ पे यूज की जा रही है। 2 एटीपी हमारा इसके रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में यूज की जाएगी। अब आपका रीजनरेट करिए, ये तो पूरा आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में इस्तेमाल हुआ है सब कुछ। ऐसी हमारी इंटू 6 यानी 6 टाइम चलेगी, ठीक है। तो 6 टाइम चल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस हिसाब से एटीपी हमारी कितनी यूटिलाइज होगी, 2 एटीपी इंटू 6 इज इक्वल टू 12 एटीपी, ठीक है। NADPS तो हमारा न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि पूरी केल्विन साइकिल में हमने क्या देखा था, केल्विन साइकिल में 18 एटीपी प्लस 12 NADPH इस्तेमाल हो रही थी, NADPH इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। यहाँ वो राइट हो गया, NADPH। लेकिन इन केस ऑफ द C4 साइकिल 12 एक्स्ट्रा एटीपी इज एडेड, ठीक। NADPS तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 12 एक्स्ट्रा हो गया, तो 30 एटीपी। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वाई इन द केस ऑफ C4 प्लांट्स 30 ATP is consumed, while in the case of C3 plants only 18 ATP is consumed, plus NADPH again will be same, right? तो ये वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एटीपी का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा तो होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी, हमारा जो बायोमास प्रोडक्शन है, वो हमारा C4 के मुकाबले, C3 के मुकाबले C4 में बहुत ही हाई होगा, और दैट्स व्हाट दे कैन विथस्टैंड हाई ट्रॉपिकल हॉट कंडीशंस में सरवाइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द हैच एंड स्लैग पाथवे। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी साइकिल ढंग से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता है, तो प्लीज प्लीज डू राइट इन माय कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अर्ली नोटिफाइड फॉर माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज। तो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाती रहूंगी। Till then, goodbye, keep healthy, keep safe. Thank you.